तो मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अपने गृह राज्य यानी कि गुजरात के दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और यह बताया कि कैसे भारत सरकार लगातार विकसित भारत की दिशा में काम कर रहा है। भारत आए दिन नए नए मुकाम छू रहा है। अभी हाल ही में भारत ने जापान को पछाड़कर चौथी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था के बदलते हुए आकार में भारत में बदलाव की बयार कैसे दिखती है। सवाल यह है कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सीमा सुरक्षा और रक्षा पर कितना काम कर पाई है। इन मुद्दों पर कई बार सियासी टकराव भी देखने को मिलता है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी के वादों को याद दिला दिया। उन्होंने ये कहा कि रोजगार और किसानों की आय दोगुनी करने, महिला आरक्षण और विदेश नीति जैसे वादे अधूरे रह गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी और संस्थानों पर हमले को लेकर उन्होंने सरकार की विफलता करार दिया। जनता की दुर्दशा पर चिंता जाहिर की, जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि मैंने देश के लिए दिन रात एक कर दिया, विकसित भारत बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन कई लोगों की आदत हो गई है मुझे गाली देने की। आज मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। अलग अलग सेक्टर्स में भारत कैसे नए भारत की तरफ बढ़ रहा है, उस पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिएगा। 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। और हमारे साथ एक्सपर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे करते हैं चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत कैसे आगे बढ़ा है। मेजर जनरल साहब एसपीपी सिंह साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमपाल शर्मा एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड के। डॉक्टर संजय सूद सीएमओ सफदरजंग हॉस्पिटल के हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। शरद कोहली साहब अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत एसपीपी सिंह साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया, एक कड़ा संदेश दिया और कैसे हमने उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, इस बात का भी जिक्र किया। लेकिन सर क्लब कर लेते हैं, क्योंकि नए भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की। बीते 11 सालों में किस तरीके का शिफ्ट डिफेंस सेक्टर में भारत के आपने खुद नोट किया है। भारत की पॉलिसीज में किस तरीके का बदलाव, आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति कितनी और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आई है। अगर उसको लेकर एक ब्रीफ सिंह साहब आप रख सके। ओके, देखें पूर्णिमा, भारत की जो मैं सबसे पहले लेता हूं आत्मनिर्भर डिफेंस में क्या तरक्की की हमने। देखो 10-11 साल के अंदर हमारे सबसे पहले सबसे घातक कारगर वेपन सिस्टम ब्रह्मोस, जो कि अभी सिंदूर में टेस्ट भी हो गया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा है हमारी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, बिल्कुल एकदम 100% इंडिजिनस भारतीय है। फिर हम देखें अब उसके साथ ही आकाश तीर जो बनाई गई, क्योंकि हमारा कमांड कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम एकदम वर्ल्ड में अभी टॉप होना जा रहा है, दुनिया देख रही है। ये 3 चीजों के बारे में मैंने जो जिक्र किया है। फिर हमारे तेजास एयरक्राफ्ट, तेजास मार्क 1 हमारे फौज में आगे हुए हैं एयरफोर्स में, और तेजास मार्क 2 विश्व देखना चाहता है क्योंकि 4.5 फाइटर जेट है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारी तरक्की कामयाबी है। फिर हमारे पास अटैक फैक्टर्स हैं आत्मनिर्भर डिफेंस में, और रुद्रा, प्रचंड, ये बहुत बड़ी चीजें हमारे पास। और गलवान के बाद देखा गया था कि हमारे पास लाइट टैंक की जरूरत है
और देखो प्रोटोटाइप लाइट टैंक जोरावर की टेस्टिंग भी हो चुकी है लद्दाख के इलाके में। तो ये मैं समझता हूँ जो बिग टिकट चीजें हैं उसको मैंने कवर किया है। उसके अलावा हमारे नेत्रा रडार हैं, बहुत सही है। फिर हमारी एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया गया शक्ति। तो ये चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण हमारी डिफेंस की तरक्की है। और इसका प्रूफ ये भी है कि हम अभी आर्म्स एक्सपोर्टर बन गए हैं दुनिया में। 23,000 करोड़ का इस समय हमारे पिछले साल का एक्सपोर्ट हुआ है, और कुछ समय पहले 17,000 था और उसके पहले सिंगल डिजिट में था। तो ये हमारी तरक्की हुई है डिफेंस की काबिलियत में। अभी दूसरा है कि हमने क्या किया। आई थिंक विश्व ने देख लिया है, देश ने देख लिया है, खास करके पाकिस्तान ने उसका प्रसादा ले लिया है। जबकि ऑप सिंदूर हमने लॉन्च किया, तो कैसे हमारी फौज ने, तीनों सर्विसेज ने किस तरीके से सर आपका वॉइस जरा चला गया है। मैं लौटती हूँ सिंह साहब आपके पास। कोहली साहब आपके पास आ जाती हूँ। कोहली साहब आपके पास आ जाती हूँ क्योंकि हमने एक सपना देखा है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, जिसमें 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का सपना हमने वैसे भी पूरा कर लिया है। लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अलग अलग वॉर सिचुएशंस हुई, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हमने देखी, एफडीआई का इनफ्लो हमने देखा, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हमने देखा। इन सब के बीच आपको लगता है कि भारत ने पग पग चलते हुए बीते 11 सालों में पीएम की लीडरशिप में उस सपने की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया है? और 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना भारत के लिए कितना बड़ा बूस्टर डोज आप देखते हैं? नमस्कार पूर्णिमा, मेरे साहब भारत 24 के सभी दर्शकों को। बिल्कुल आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको रखा है कि भारत ने पग पग कदम बढ़ाया आगे। और इसका सबका प्रूफ पूर्णिमा अगर बताऊं, सबसे बड़ा प्रूफ इसका कि 2014 में हम $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थे। पूर्णिमा ध्यान दीजिएगा, $2 ट्रिलियन भी पूरे नहीं थे। यानी कि 1947 से के मिलियन तक पहुंचे, 2010 से के 25 तक 4.18 पहुंच गए। मैं कोहली साहब आपका ऑडियो एक बार मैं करेक्ट कराना चाहूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंटर्स हैं। तब तक मीनवाइल मैं स्टूडियो में जरा चर्चा कर लेती हूं और एक बार ऑडियो प्लीज रीचेक करेंगे। संजय सूद साहब, मेडिकल फील्ड में आ जाती हूं। अभी हमने देखा, और मैं पिछले से लेके अभी तक को कनेक्ट करते हुए इसीलिए बात करना चाहती हूं क्योंकि अभी हम फिर से कोविड के केसेस को बढ़ते हुए देख रहे हैं। बीते 11 सालों की प्रधानमंत्री की लीडरशिप में हमने कोविड जैसी महामारी देखी, हमने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार देखा। इसके साथ हर एक बजट में हमने हेल्थ सेक्टर में भारत सरकार के योगदान को भी देखा और समझा, जिसे लगातार उन्होंने बढ़ाने की भी कोशिश की। लेकिन फिर भी मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूं, आपको लगता है कि परसेंटेज बजट में हेल्थ सेक्टर में और ज्यादा एनहांस होना चाहिए? क्या प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है? गवर्नमेंट सेक्टर में हम मेडिकल फील्ड को कैसे देखते हैं? और अभी तक आप कितने सैटिस्फाइड इस लीडरशिप में हैं और आपको लगता है हुए बदलाव भारत को मजबूती देते हैं? धन्यवाद आज शो पे बुलाने के लिए, हेल्थ सेक्टर पे बात करने के लिए। आपको इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी के, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के 11 साल पूरे हुए हैं और इन 11 साल में जो हमने चेंजेस, लॉन्ग टर्म चेंजेस, एक होती है शॉर्ट टर्म चेंजेस, तो जो हमने एक लॉन्ग टर्म चेंजेस देखी हैं वो आई थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया में हम पहली बार देख रहे हैं कि हेल्थ को इतना महत्व दिया जा रहा है इतने समय के बाद। और आपको सबसे शायद लोगों ने शुरू में रियलाइज़ नहीं किया, जब मोदी जी ने पहले 2014 में वो आए थे तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था स्वस्थ भारत अभियान। अगर आप देखेंगे तो 2 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था देश के सारे इंस्टीट्यूट्स में। स्वस्थ भारत जो अभियान है या सैनिटेशन या अच्छा पानी पीने को मिलने, ये प्रिवेंटिव केयर की तरफ फोकस करता है। और ऑल्दो ये डायरेक्ट लगता है कि हेल्थ से संबंधित नहीं है, पर लगभग आपकी 30-40% बीमारियों से आपको बचा सकता है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ जो उन्होंने शुरू करी देश में, तो ये उनका ये दिखाया गया कि फोकस हेल्थ पे था। उसके बाद उन्होंने 2017 में बहुत ज़्यादा एक बड़ी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई हमारे देश में, जिसमें उन्होंने कोशिश करी कि इस पॉलिसी में अब हमारे देश में जो हेल्थ है सिर्फ क्यूरेटिव पे हम फोकस नहीं करें और क्यूरेटिव के अलावा प्रिवेंटिव पे भी फोकस करना शुरू किया, जिसमें
स्वस्थ भारत अभियान एक चीज थी, जैसे इंद्रधनुष एक स्कीम है कि हमारी इम्यूनाइजेशन बढ़ाया जाए। फिर आम आदमी को उन्होंने कोशिश करी, क्योंकि ये बहुत बड़ा, आपने कुछ प्राइवेट के बारे में पूछा कि प्राइवेट को कैसे, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, सभी कुछ सरकार नहीं कर सकती, राइट। बट और ये सरकार का मानना भी है, हम जितना मर्जी सरकारी सेक्टर बना दें, हमारी आबादी इतनी है, तो एक बहुत जिसे कहते हैं ना गेम चेंजर कह लो, या देश में मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसा इंसान पूरे किसी भी देश को 100 साल में या सेंचुरी में एक मिलता है, मेरी अपना जो मानना है। तो जो इन्होंने आयुष्मान भारत की जो स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम लागू करी 2018 में विद ए फोकस कि उसमें इन्होंने ये करा कि 50 करोड़ हमारी जनता है, कोई 140 करोड़ के करीब, तो इस स्कीम के द्वारा उनको इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू लाया गया, क्योंकि ज़्यादातर ये पाया गया कि जो गरीब भी रेखा के नीचे लोग जाते हैं वो हेल्थ केयर का या महंगी दवाई समझ लो इलाज के लिए जो जाते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर उनको गरीबी रेखा के बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को हर साल नीचे ले जाती थी। तो ये आयुष्मान भारत स्कीम से, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इसके द्वारा हम 10 करोड़ फैमिलीज और 50 करोड़ इंडिविजुअल्स को 5 लाख रुपया पर साल सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर के लिए, जैसे किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, किसी को और कोई बीमारी होगी, कोई बड़ा ऑपरेशन चाहिए कैंसर की, तो उसके लिए हमने ये शुरू किया। और इसमें अभी रिसेंटली आपने जो एक बहुत बड़ी चीज करी गई है कि अब इस बजट के बाद हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने और प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पे ये अब बोला है कि 70 साल से जो लोग हैं पूरे देश के अंदर उनको भी पूरा आयुष्मान भारत के प्रिविलेजेस मिलेंगे। इसमें कोहली साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक होलिस्टिक हेल्थ को लेकर भी जो प्रधानमंत्री की अप्रोच रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी देखा कि कैसे मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग पर भी प्रधानमंत्री ने फोकस किया। अभी हमने कार्यक्रम सुना जिसमें मेंटल हेल्थ को कैसे मजबूत रखें इसको लेकर क्लास चलाई गई बाकायदा, और वो एक बहुत बढ़िया अप्रोच प्रधानमंत्री की अभी एक रिसेंट नजर आई थी। कोहली साहब आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं सर? मैं अपनी पूरी क्षमा चाहूंगा, पहले कुछ नेटवर्क की समस्या थी वो सुलझा दी गई है। देखिए मैं आपको ये बता रहा था 1947 से लेके 2014 तक पूर्णिमा हम $2 ट्रिलियन तक पहुंचे। ठीक है, ये फिगर्स हम सबके पास है, और 2014 और 2025 बीच में हम $4.189 ट्रिलियन हो गए। तो कुछ तो अच्छा हुआ होगा जो ये इतने लंबे वक्त तक हम 2 ट्रिलियन पहुंचे। उसके बाद तो जो लोग इन आंकड़ों को नहीं मानते हैं, जो लोग ये सोचते हैं, एक पुराना गाना है पूर्णिमा, उसका मतलब है सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। तो लोग कहते हैं भाई अगर $4 ट्रिलियन पहुंच गई तो हमें क्या हुआ। तो मैं आपको बहुत अच्छा इसका दृष्टांत देता हूं, इसको कैसे समझना चाहिए कि आपकी निजी अर्थव्यवस्था, आपके घर की अर्थव्यवस्था, आज सिग्नल्स का बहुत इशू है, प्लीज इसको करेक्ट करेंगे। मीनवाइल मैं आपके पास आना चाहूंगी सर, क्योंकि रेलवे से जुड़े और प्रधानमंत्री ने लगातार प्रेमपाल सर कई ऐसे अनाउंसमेंट किए, और हमने ये देखा कि कैसे वंदे भारत का सपना पूरा हुआ, रैपिड रेल का सपना प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर रहे हैं, कई ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे जिनको पूरा करने की कवायद। लेकिन मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रेल नेटवर्क को मजबूत करने से लेके प्रधानमंत्री एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काम कर रहे हैं, खासतौर से जो बॉर्डर एरियाज हैं या फिर जो हमारे कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर बॉर्डर टच करता है, दूर दराज तक लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, इसमें एक स्ट्रैटेजी भी है प्रधानमंत्री की, सिर्फ कनेक्टिविटी को बेहतर करना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे के साथ साथ स्ट्रैटेजिकली भी बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री ने काम किया है। बॉर्डर की बात बाद में, क्योंकि उसके एक अलग विषय है, लेकिन 11 साल में अगर आपने आज भी जो उपलब्धियां गिनाई हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, तो ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रेलवे का एक बहुत बड़ा योगदान है। आखिर ये ट्रिलियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ती है, हमारे सारे उस हर क्षेत्र को वो आगे बढ़ती है। अगर मैं मोटी मोटी कुछ बातें कहूँ तो आज़ादी के बाद हमारी और चीन की रेलवे लाइन लगभग बराबर थी। इस बीच में चीन बहुत आगे निकल गया और हमारी गति बहुत धीमी रही। पिछले 11 सालों में
हमने लगातार, इससे पहले आजादी से अब तक इतनी स्पीड से रेलवे लाइन आगे नहीं बढ़ी थी। वैसा ही रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पॉल्यूशन फ्री है, सबसे ज़्यादा ढोती है, इसलिए उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। कुछ मोटी मोटी बातें जो एक सामान्य आदमी के लिए जरूरी है। रेल पटरियों पर चलेगी तो पटरी, पुलों की मरम्मत, करीब 10,000 पुलों को बेहतर किया गया है। अब उस पर चलने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, हमारे पास में इसको वंदे भारत, उनके जो LHB जो जर्मन के नई टेक्नोलॉजी के कोच हैं, जो एक्सीडेंट के टाइम पे इसमें कम से कम चोट लगे और डैमेज भी ना हो, उनकी प्रोडक्शन बढ़ा गया है। आप इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आपने सुना होगा पिछले दिनों, करीब 1000 हम अमृत स्टेशन, क्योंकि स्टेशनों पर गंदगी मशहूर है। दक्षिण भारत थोड़ा सा बेहतर है, नॉर्थ की काफी स्थिति खराब है, मैं उन बातों को कह रहा हूँ। लोगों का प्रोडक्शन हमने अपना बढ़ाया है, मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने इफिशिएंसी, जैसा कि किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री की जो विल पावर है। एक और महत्वपूर्ण, दिल्ली से जोड़ने वाली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बम्बई की तरफ है, उसकी लगभग उससे पहले बहुत धीमा चला हुआ था, जैसे कोई अजगर सोया हुआ हो। अब पूरी तरह से उस पर पूरा फोकस है, और सिर्फ वहां से ही नहीं, उधर कलकत्ता वाली लाइन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, वो जो आपने टच किया कि बॉर्डर वाला, कश्मीर में हम काफी सफल हुए हैं। कश्मीर में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में सारी राजधानियों को ट्रेन से जोड़ दिया गया है। ये आसान बात नहीं थी, मतलब जब तक कि उन लोगों को ये न लगे कि हम भी रेल से जुड़े हुए हैं। रेलवे को वैसे ही हमारे तंत्र की धमनियां नहीं कहा जाता, जो बॉडी में मेडिकल की भाषा में कहे तो। यहाँ तक कि और जो आपने किया कि चीन ने तिब्बत वाली रेलवे लाइनों को जो हमारे वहां पर भी प्रयास जारी है, लेकिन मैं वहां पर कहूंगा, लेकिन वहां पर कुछ इन्वायरमेंटल खतरे हैं जिससे हमें थोड़ा सोच कर चलने की गुंजाइश बनी है। मैं इसमें ये भी कहूँ कि कुछ जो सुन रहे होंगे, फिर भी रेलवे के लिए कुछ शिकायतें होती है, लेकिन आप ये सोचिए कि इतना बड़ा देश जिसमें हमारी 7000 गाड़ियां चलती हैं, 4 कुछ करोड़ रोजाना ट्रेवल करते हैं, तो उनके अंतिम आदमी के लिए हमारे पास लगातार सुविधाएं एकदम जारी हैं। इससे और भी एक जुड़ा हुआ पहलू है कि इस बीच में सारे शहरों को मेट्रो से जोड़ने की जो बात है, करीब 30 शहरों में, इसमें भी भारतीय रेल की एक बड़ी भूमिका रहती है, प्राइवेट सेक्टर को भी सामने लाना। और उन शहरों में अब कोई ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, और वो भविष्य की प्लान है, क्योंकि मेट्रो ही, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, फिलहाल बेंगलोर में हूँ। दिल्ली शायद अगर मेट्रो नहीं आती तो शायद दिल्ली तबाह हो गई होती। आप इस समय अगर दिल्ली में जाएं तो शायद कोई भी आदमी, शायद हम वहां पहुंचने वाले हैं कि जो हमारे अपने अनुभव के सिंगापुर या यूरोप में हमें अगर जल्दी पहुंचना है तो मेट्रो लेते हैं। आज दिल्ली की भी स्थिति है। बंगलौर में जरूर काम बढ़ रहा है, लेकिन धीमे बढ़ रहा है। इन मेट्रो के इसमें चीजों पे हमें और भी तेजी से काम करने की बिल्कुल। जरूरत है। और इनफैक्ट आपने क्योंकि मेट्रो का जिक्र किया, तो महाराष्ट्र इज ऑल्सो वन ऑफ देम, जहां पर कंटिन्यूअसली एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन वहां पर भी एक तेजी देखने को मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट बात सर, फिर मैं हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी और एसबीपी सर फिर उसके बाद आपके पास में आऊंगी। लेकिन जिस तरीके का रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है प्रेमपाल सर, उसमें हम टेक फ्रेंडली हो रहे हैं, AI और बायो सिक्योरिटी जैसी चीजें, आपको लगता है कि इस तरफ भी इन्वेस्टमेंट सरकार का फोकस रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए? नहीं, पूरी तरह से। अब आप ये देखिए कि जो बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से बंबई वाली थी, वो लगभग कितना धीमी हो गई थी एक राजनीतिक दूसरी वजह से, और हमारे वाईफाई स्टेशनों से लेकर टेक्नोलॉजी में एक बात, जैसे कवच की बात, पिछले दिनों लगातार कभी कभी दुर्भाग्य से कुछ एक्सीडेंट होते हैं। आप एक इतनी बड़ी व्यवस्था में, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि रेलवे के नाते कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कवच जो कि एक हमारी इंडिजिनस, कवच की भी इंडिजिनस है, वंदे भारत की जो ट्रेन 18 का जो उपलब्धि है वो भी हमारा इंडिजिनस। हमारी कोशिश है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े। अगर जहाँ पे हम साइंस और टेक्नोलॉजी और शिक्षा को और बेहतर बना के जोड़ पाए, तो मुझे लगता है कि ये टीम, जो सत्ता की जो टीम है, शासन की जो टीम है, इन सबको साथ लेकर और तेजी से बढ़ने की जरूरत है। जैसे कि मेरे आप एक साथी डिफेंस की बातें की, हमें तसल्ली है, लेकिन हमें और भी कई गुना तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। जो हमारे ऐसे किसी पड़ोसी आंख दिखाए तो हमें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़े, और ये तभी संभव होगा जो हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रेलवे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आत्मनिर्भर हो।
हम अपने बूते पे, क्योंकि हमारे पास में एक ऐसी जनरेशन है जो आईआईटी और लाखों की उसमें तादाद में है, और दुनिया की इस ह्यूमन मैन पावर का हमें इस्तेमाल करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री इस बारे में बिल्कुल शायद डेफिनेटली ध्यान सर, देंगे। और वो विजन हमने देखा है कई बार प्रधानमंत्री की तरफ से कई ऐसे ऐलान किए गए, शायद उस वक्त बहुत सारे लोगों के वो बात समझ में नहीं आई होगी कि किस सोच के साथ प्रधानमंत्री उस तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब उनका हम रिजल्ट देखते हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर होती है तो हमें उन फैसलों का एहसास होता है कि वो फैसले सही दिशा में लिए गए थे। सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगी, इन तस्वीरों पर भी हम श्योर आपको चार्ट ऑन करना चाहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सर ये भी समझना होगा कि किस तरीके से अब भारत डेटर करने की तरफ बढ़ा है। भारत की पॉलिसी में पहले जो डिफेंस वाला मैकेनिज्म था, अब डेटर की तरफ, अब हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तरफ अपनी नई डॉक्ट्रिन में शायद उसको हम शामिल करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको लगता है कि सर ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरीके की सिचुएशंस हैं, अलग अलग जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस फॉर्म हो रही हैं, अलग अलग देश हैं जो कि वॉर जैसी सिचुएशन में इस वक्त इंडल्ज हैं, और भारत भी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक कार्रवाई में इन्वॉल्व है, ऐसे में अपने इंटरेस्ट को, अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को भारत सेफगार्ड करते हुए आगे बढ़ रहा है मजबूती के साथ। तो सही है आप जो बोल रहे हैं। देखिए, आपने जो तस्वीर दिखाई, चारों सेना अध्यक्ष हाजिर है, तालमेल में है, बातचीत हो रही है, कॉन्फिडेंस है। ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर ये करता है कि जब इस सरकार ने आके एक पोस्ट बनाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ ही थिएटराइजेशन का उन्होंने ओपन एक तरह का हुक्म दिया कि थिएटराइजेशन करो, थिएटर कमांड्स क्रिएट करो। और मैं समझता हूँ ये जब आप सिंदूर की प्लानिंग चल रही थी, आप सब देशवासी दुनिया में सब देख रहे थे कि अपने सेना अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री ने कितनी मीटिंग्स की और एक पावर प्रोजेक्शन की, दुनिया को बताया कि मेरे सेना अध्यक्ष साथ है, भारत के साथ है, मेरी सरकार के साथ है, मेरे साथ है। और उसका प्लानिंग का आपने नतीजा देखा। अभी इतनी प्लानिंग की गई, इतनी वेल ऑयल मशीनरी हो गई है, मैं समझता हूं कि ताकत हमारी थिएटर कमांड्स के अंदर कन्वर्ट की जाएगी आने वाले समय में, और जल्दी होगा ये हमारी तब्दीली। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये एक हमारी बहुत बड़ी फोर्स मल्टीप्लायर तरक्की हुई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन काफी प्राप्त होगी। दूसरा है कि ये जो मैसेजिंग की गई, प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी बिहार में और सेना अध्यक्ष के साथ मीटिंग दिखाई गई है, इसमें बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि ना कि सिर्फ 2016 की पूरी स्ट्राइक या 2019 की पुलवामा, अभी हम प्रीएम्प्टिव नहीं है, अभी हम प्रोएक्टिव हैं। हम अभी घर में जाके घुस के मारेंगे, ये बिल्कुल सही है। और ये जो प्रोजेक्शन है हमारी, ये दिखाई गई है पहली रात 6-7 मई को ही नहीं, उसके बाद रात 9-10 मई को जब ऐसा घातक अटैक किए गए जिसमें हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, ये स्कैल्प और ये हैमर, ये सारे इकट्ठे हुए, हमारी ड्रोन्स इकट्ठी हुई, और पाकिस्तान दिन के समय जो स्ट्राइक हुई है 10 मई को, घुटने टिके थे उनके डीजीएमओ ने, इसलिए सीज फायर के लिए हाथ जोड़े थे। ये तो सही बात है। तो ये हमारी डिफेंस की तरक्की, और दुनिया को अभी क्या है, ऑफ सिंदूर में क्या हुआ है कि कोई टेररिस्ट एक्शन होगा तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर, लड़ाई का मामला होगा, उसमें एक्ट ऑफ वॉर होगा। दूसरा है कि हम अपने पैरों पे, अपने कंधों पे खड़े हैं अभी, हमारे को दुनिया को सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप फैसले लेंगे हमारे बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो ये बहुत दो चीजें तब्दीली हुई है बिल्कुल। और तीसरा अभी क्या है कि जो नॉन किनेटिक मेजर्स भी हमने किए हैं, देखिए इंडस वाटर ट्रीटी भी एक बड़ी हिम्मत वाली बात थी, इतनी समय से देशवासी बोल रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करो, पर अभी बड़ा अच्छा कदम किया गया है, स्ट्रॉन्ग कदम लिया गया है। वैसे ही जो अभी पार्लियामेंट डेलीगेशंस गई है, वो एक हमारी देश की ताकत दिखाई जा रही है कि हमारी एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और पेश कर रहे हैं हम अपना कि हमने मिलिट्री एक्शन क्यों किया, किस लिए किया, इसलिए किया कि हम पूरी विश्व के लिए, पूरे अंतरराष्ट्रीय के लिए टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उसकी जड़ है, तो उसका निचोड़ हम कर रहे हैं। आप समझो, ये कल को आपके साथ भी ऐसे होगा, हो रहा है। यूरोप के अंदर कई इंसिडेंट हुए हैं, अमेरिका ने तो देख लिया था 9/11 में, इसलिए उसके बाद ही उसने
वॉर ऑन ग्लोबल टेरर डिक्लेयर की, उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी जो डिफेंस की ताकत है, हमारी राजनीति कूटनीति में जो हम सामने आए हैं विश्व में, एक रीजनल पावर होते हुए हमने ग्लोबल एरेना में ये दिखाया है कि हम आपके साथ बैठेंगे टॉप टेबल के ऊपर और हम आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल सर। बेशक बेशक अभी इस समय कुछ यूनाइटेड स्टेट के साथ कुछ ऐसा रवैया आया जहाँ पे हाइफनेशन का मामला पड़ गया इंडिया पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ ये बहुत टेम्पररी है, ये बहुत टेम्पररी है। अभी ट्रम्प की आज ही स्टेटमेंट है ना कि बड़ी जल्द वो जो टैक्स और टैरिफ की मामला ट्रेड का उसकी एग्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है। वो एक टेम्पररी अफेयर है, क्योंकि उनके जो राष्ट्रपति हैं वो हवाई जहाज में बैठे कई फैसले कर देते हैं, कई इधर कर देते हैं। ये टेम्पररी है। जो ठीक है स्टेट सर। क्राफ्ट होती है, बिल्कुल इस बात राजनीति की उम्मीद कूटनीति है, ऐसे नहीं इस चलती। बात की उम्मीद है क्योंकि भारत कहीं ना कहीं अपने फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से और ग्लोबल साउथ पे अपनी पोजीशनिंग को बहुत स्ट्रांग कर रहा है। वो पोजीशनिंग और स्ट्रांग हो, इस बात की ही उम्मीद हमें रहनी चाहिए। कोहली साहब, मोदीनॉमिक्स का हम कई बार जिक्र करते हैं और मोदीनॉमिक्स का असली रिपोर्ट कार्ड क्या है वो हमने फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर खुद को देख के महसूस कर लिया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी के फैसले रहे हों, जिन्हें विपक्ष की तरफ से शॉक की संज्ञा दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म साबित हुए हैं। और कुछ ऐसे फैसले ऑन अ लाइटर नोट जो जनता को लगा हो कि भाई ये तो शॉक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सरकार की तरफ से लिए गए हो। कड़वी गोली जहां पर पिलाई जाने की तैयारी सरकार ने की हो। देखिए मैं आपको जो बता रहा था पूर्णिमा, वो ये बता रहा था कि सबसे आसान तरीका कि वाकई में हमने तरक्की करी है कि नहीं करी, सबसे आसान तरीका आपको और हमारे आम नागरिक जानना चाहता है कि 2014 में क्या उसके जीवन स्तर में सुधार आया, उसकी इनकम बढ़ी, उसकी आय बढ़ी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड। एक तो यह है। उसके अलावा इतनी लंबी फेहरिस्त है पूर्णिमा पूरे फैसलों की, जीएसटी, इंसॉल्वेंसी। मैं समझता हूं डिजिटलाइजेशन एक बहुत अपने आप में स्टैंड आउट करता है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन पूरी जीडीपी में मेरे हिसाब से उसका योगदान 1% से भी ज्यादा है। आज जिस आसानी से आप पेमेंट कर लेते हैं, जिस आसानी से आप सरकारी काम अपने करा लेते हैं, बुनियादी ढांचे पे जो खर्च हुआ है पूर्णिमा, वो बहुत बड़ा योगदान दिया है। 100 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। पुल, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, दुनिया भर का काम हुआ है जो आज धरातल पर दिखाई देता है। और तीसरी चीज जो मैं बड़ी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि समय मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम होगा, वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया हम कहां नट बोल्ट तक नहीं बनाते थे अपने यहाँ, डिफेंस की अभी बात हो रही थी, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर चिप्स, दवाइयां, जितनी चीजें आप बना सकते हैं यहां पर बना रहे हैं। मैं समझता हूं ये जो मेक इन इंडिया का शेर था ना पूर्णिमा, अब वो गरजने लगा है। वो कुछ दिन तक तो खड़ा रहा था, अब वो गरजने लगा है। चाइना +1। और मैं बताऊं कैसे गरजने लगा है कि राष्ट्रपति ट्रंप साहब को इनसिक्योरिटी फील होने लगी। उन्होंने टिम कुक को जाके कहा कि भैया इंडिया से आप मत बनवाओ, वरना मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा इस पे। तो आप देखिए ये इसमें से बुरी बात निकाल देते हैं, पर अच्छी बात यह है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, कैपेबिलिटी को बताता है कि हमारे यहाँ कितना बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स है। वो चाह के भी अपने यहाँ फैक्ट्री नहीं ले जा पा रहे। हम लोगों ने फैक्ट्री लगा के दिखा दिया है कि हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एप्पल आईफोन बना के, और एप्पल चाहता है कि सारे के सारे एप्पल के आईफोन यहाँ भारत में बने, चाइना से हटके। तो मुझे लग रहा है कि भारत की जो क्षमता धरातल पे दिखाई दी है वो लोगों ने देखी है। खाली आप विपक्ष में कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता बहुत है, लोगों की पर कैपिटा नहीं बढ़ी। अरे भाई 145 करोड़ की आबादी है तो आप पर कैपिटा उतने में बढ़ जाती है। पर कैपिटा कैलकुलेट करने का तरीका होता है जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर आप जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा आपकी पर कैपिटा तो उतनी होगी। तो आर्थिक असमानता को दूर करने में हमें वक्त लगेगा, पर यह सच है कि हम ठीक राह पर चल पड़े हैं और हम अब तीसरी बनने की ओर अग्रसर हैं। 2047 जब विकसित भारत हो जाएगा पूर्णिमा, तो हम उम्मीद करते हैं कि देश से गरीबी भी हट जाएगी, आर्थिक असमानता भी हट जाएगी, और धीरे धीरे करके, और बड़े से बड़े देश अमेरिका में भी आर्थिक असमानता है। जो लोग अमेरिका गए हैं वो जानते हैं, वहां पर $1000 महीना कमाने वाला भी है, वहां पर $1 बिलियन कमाने वाला भी है। तो ये तो हर देश में होती है। आपकी जहां आबादी बड़ी होगी वहां हर देश में होगी। दूसरा, हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि का योगदान मात्र 15-16% है, पर उस पर 60 से 70% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णिमा निर्भर करते हैं। तो ऐसे में आपकी पर कैपिटा तो नीचे होगी, ये लाजमी बात है। पर ज्यादा जरूरी बात है क्या हमने सड़क ठीक पकड़ी है। हमारा रास्ता बिल्कुल ठीक है, हमारी सड़क बिल्कुल ठीक है। अगर इस सड़क पे हम 6.5%, 7% से ग्रो करते रहे तो हम इस आर्थिक असमानता को, और जो कमियां जिसपे विपक्ष कटाक्ष करता है
उन कमियों को दूर करने में हम सफल रहेंगे। मुझे इसमें और आम कोई भी दो भाषा राय में नहीं है, कोहली पूर्णिमा। साहब देखिए, हम ये सुनते आए हैं अपने बुजुर्गों से भी कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से चलना बहुत जरूरी है। तो अच्छी बात यह है कि हमने बहुत वहां से बढ़िया। चलना शुरू कर दिया है और डेफिनेटली जहां पर हमें जी। पहुंचना है वहां पर भी हम पहुंचेंगे। उसके अलावा सूद साहब, एक और बात ये कि हमने ये देखा कि वैक्सीन से लेके कैसे ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप तक प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े, जो कि एक डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा पार्ट रहा। हमने अपने देश में हेल्थ का ख्याल रखा, साथ ही पड़ोसी देशों को भी मदद की। हमने कोविन मॉडल को अपनाया। हमने कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर को एक सॉफ्ट पावर की तरह यूज किया। ये भारत को कितना स्ट्रेंथन करता है? सबसे ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। अगर इस देश को विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हम देश के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। और जो आपने रखा भी है कोविड के समय, ये हमने हमारे प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप पे हम दिखा सके पूरी दुनिया को कि हम कितनी जल्दी स्केल अप कर सकते हैं। हमने 2.2 बिलियन डोजेस वैक्सीनेशन की दी और वर्ल्ड में स्केल अप करके एक सस्ते लेवल पे, अगर आप देखेंगे अमेरिका जो बहुत हेल्थ केयर में जाना माना नाम था, इटली का इतना बड़ा नाम था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स हैं या बेस्ट तरीके हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बट अगर आप देखोगे वहाँ की मोर्टेलिटी, वहाँ कितने लोग मरे कोविड में और उसके हिसाब से हमारे देश में कितने मरे, तो ये लैंडमार्क एक चेंज था कि हिंदुस्तान अगर हेल्थ केयर में थोड़ा सा काम करेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में वैक्सीन बनाई गई, हमारे देश में कोवैक्सीन वैक्सीन को डेवलप किया गया और आज ये माना गया कि कुछ समय में शुरू में कुछ लोगों ने हमारे वैक्सीन्स को उसके बारे में उसकी आलोचना करी थी, बट बाद में यह पाया गया कि जो अमेरिका में वैक्सीन बनी थी या इंग्लैंड में वैक्सीन दी गई, हमारी कोवैक्सीन उससे कई गुना सस्ती थी और कई गुना अच्छी थी और साइड इफेक्ट्स कम थे। तो ये उस समय हमने ऑक्सीजन प्लांट्स बढ़ाए, वेंटिलेटर्स बढ़ाए, तो एक हमने दुनिया को करके दिखाया कि हम हेल्थ केयर पे भी फोकस कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी स्केल अप कर सकते हैं। हमने एक बहुत गैप के बाद जनरेशंस बीती जब हमने किसी तरीके का पैंडेमिक देखा था, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि पैंडेमिक की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हेल्थ सेक्टर कहीं ना कहीं उसके लिए उस हिसाब से रेडी ना होके भी हमने कैसे फौरी तौर पर कदम बढ़ाए। एक आयुष योजना का भी मैं जरूर से जिक्र करना चाहूंगी, जो ये बताता है कि भारत ने अपनी जड़ों को भी नहीं छोड़ा, उन जड़ों को अपने साथ लेकर आयुष मंत्रालय को फॉर्म करना और कैसे उस क्षेत्र में भी दवाइयों को लोगों तक पहुंचाना। फिर साथ ही हमने इस पे भी बहुत बड़ा काम, ये लैंडमार्क चेंज है जो हमने जन औषधि केंद्र बनाए हैं। लगभग 9,500 इस समय स्टोर चल रहे हैं। देखो सस्ती दवाइयां सर, थोड़ा सा टाइम कम है, सो सॉरी। एक बार प्रेमपाल सर से बस मैं आगे का एक कमेंट और फिर शायद वीपी सिंह साहब भी, एसवीपी सर भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। जल्दी से प्रेमपाल सर आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने सब बेसिक सैनिटेशन का भी जिक्र किया, लोकल ट्रेन्स, साथ ही आपने क्लेनलीनेस से लेके ऐसी बहुत सारी बातों का जिक्र किया जिन पर और काम करना जरूरी है। लेकिन रूरल और बैकवर्ड एरियाज को लेकर सर, आपको लगता है कि अभी और ज्यादा हमें काम करने की जरूरत है? रूरल और बैकवर्ड एरियाज में कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो, उस पर भी हमें काम करने की इंपॉर्टेंस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मुझे लगा कि आज हम सिर्फ अचीवमेंट्स की बात करेंगे, लेकिन मुझे आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जब तक कि रेल सबके लिए सुलभ न हो, अभी भी मैं जो सिर्फ रूरल एरिया की बात नहीं, जो हमारे पास दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, वहाँ जाने वालों की लगातार हमारा कंपटीशन एयर इंडिया से, और एयर इंडिया जिस स्पीड से बढ़ रहा है, शायद भारतीय रेल हमारा उतना नहीं बढ़ पा रही, लेकिन हम उसके रास्ते खोज रहे हैं। पीपीपी मॉडल, क्योंकि एक बड़ी फाइनेंस की जरूरत है। बजट को हमने मर्ज कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पिछले सालों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा दे रही है, लेकिन फिर भी जो आपकी बात है तो निश्चित रूप से, क्योंकि अंतिम आदमी जो इस देश का जो मजदूर है, जो केरल जाता है, आसाम से, बंगाल से जाता है, आपने उन दृश्यों को याद कीजिए जो कोरोना के टाइम पे थे, कि कैसे लोग चल दिए थे। तो ये भारतीय रेल ही है कि जो सबसे सस्ते और इस देश की पॉल्यूशन फ्री उसको कर सकती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात बड़ी है, सड़कें आगे बहुत बड़ी है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि हमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा बेहतर करना होगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा
कि सुरक्षा की भी चीजें, बिल्कुल चाहे कवच के लिए हमें बाहर से फाइनेंस लेना पड़े उसके लिए भी, और अब तीसरा कि हमारे पास में जो भी मेट्रो या उसका है हम बाहर से कम मदद लें, और हमारी अपनी टेक्नोलॉजी, हमारे अपने ही जो बेरोजगार नौजवान पीढ़ी है उसको किसी भी ढंग से अगर हम वोट पाएंगे तो शायद भारतीय रेल के हित में ही नहीं है, पूरे देश के हित में। यही कहूँ। बिल्कुल सर। आप कोहली साहब 10 सेकंड में सर कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? सर आवाज नहीं आ रही। सिंह साहब आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे सर? सिंह साहब अनम्यूट करेंगे प्लीज। आत्मनिर्भर डिफेंस में मैं ऐड करना चाहता हूं कि नेवी में मैं भूल गया कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और एक और बनेगा, उसके बाद न्यूक्लियर सबमरीन, अरिहांत, फिर फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स हमारी इतनी बनी है, और आर्टिलरी की हमारी तोपखाने के अंदर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है कि विश्व के अंदर वो भी एक अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है, गिना जा रहा है। और फिर हमारी आर्टिलरी सिस्टम में तोपखाने में 155 52 कैलिबर जो कल्याणी ग्रुप ने निकाला है, हाईएस्ट रेंज है विश्व में, 52 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। एक बहुत ही एक एक्सपोर्ट होगा ये। हमारी K9 वज्रा ये बने हैं, धनुष, तो आर्टिलरी सिस्टम में भी हम बहुत आगे निकल आए हैं अभी, और भी मेजर एक्सपोर्टर ऑफ आर्टिलरी गन्स आने वाले समय में। तो मैं ये जरूर इसके ऊपर एम्फसाइज करना चाहता था। और पिछले समय भी देखो ना, हमारी डिफेंस की ताकत आत्मनिर्भर में पहले से भी बड़ी आ रही थी। जैसे हमारे पास मेन बैटल टैंक अर्जुन है, तो हर एक फील्ड में भारत अभी आने वाले समय में जो हम सोच रहे थे कि अमेरिका से लो या फ्रांस से लो, आस्ते आस्ते अगले 10 साल के अंदर और विकसित भारत का जब समय आएगा, मैं समझता हूं हम राइट ऑन टॉप होंगे। बिल्कुल सर। अब वैसे तो सर देखिए जनरली एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम्स के बाद नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि बस मैं शो को खत्म ही कर रही हूँ। सिंह साहब आउट ऑफ 10 11 सालों में कितने नंबर मोदी सरकार की लीडरशिप को? आई थिंक ये बड़ा कठिन सवाल है, इम्तिहान तो मैंने ऐसे बस मैं ये जरूर कहूंगा राइट ऑन टॉप है। अगर हम कंपेयर करते हैं पीछे से, तो नंबर देने में तो एक एग्जामिनर है और आप मेरे साथ एंकर बेस्ट है एग्जामिनर, बट बहुत माहिर तरीके से देश ने तरक्की की है, एंड उसके लिए हम सबको बहुत फख्र होना चाहिए। और पॉइंट्स तो अभी आज दे देंगे तो बाद में अगर 10 और 10 देंगे तो बाद में क्या दोगे आप? तो मतलब इम्प्रूवमेंट का स्कोप रखते हुए, इम्प्रूवमेंट का स्कोप रखते हुए 10 में से 10 आप नहीं देते, लेकिन मैं ये मानती हूँ जैसा आपने बताया कि सरकार बेहतर काम कर रही है। राइट ऑन टॉप, राइट ऑन 8 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली। ठीक है। प्रेमपाल सर आपसे ये सवाल, 8 नंबर इम्प्रूवमेंट का स्कोप आप भी रखते हैं सर? पूरी तरह से सर मैं भी 8 8.5 दे दूंगा। और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी डिफेंस में हमने इस लड़ाई में काम किया, सर ने बोला, और उसी तरह से हेल्थ केयर में अगर हम काम करते रहे तो हम वर्ल्ड में टॉप। हम बाहर के देशों से बहुत सस्ती हेल्थ केयर दे रहे हैं। 10% समझ लो, अगर यूएस में वो 100 रुपए की है तो हम यहाँ 10 रुपए में दे रहे हैं। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतनी, तभी सरकार बहुत मेडिकल टूरिज्म पे भी दे रही है। बाहर के देशों में हमारे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इंक्लूडिंग यूएसए इन द हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है सर, बिल्कुल। कहीं ना कहीं इतना तो तय है कि नेशनल एम्बिशन को साथ में रखते हुए एक नैरेटिव बनाया विकास का, सुरक्षा का, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और साथ ही स्वाभिमान का भी बनाया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे इम्तिहान जिनको पार करना बाकी है। लेकिन क्योंकि एक विजन देखा गया है, विजन ऑफ 2047 की प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है, कम से कम वो कदम मजबूती के साथ आगे अपनी लीडरशिप में लेकर चल रहे हैं और 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री के साथ नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी एक्सपर्ट्स का, एसबीपी सिंह साहब, प्रेमपाल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर संजय सूद, साथ ही कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया।